अपदस्थ पीएम शेख हसीना को ट्रिब्यूनल ने ठहराया मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी, सुनाई मौत की सजा। 2 पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार, दोनों को 7-7 साल की सजा कस्टडी में लिया गया। शाहीन के खातों में 7 साल में 1.55 करोड़ का लेन देन, डॉक्टर मां की काली करतूतें, बच्चों से छिपा रहा बाप। सोनभद्र खदान हादसे में मलबे से बरामद हुए 2 सगे भाइयों समेत 4 और मजदूरों के शव, 5 हुई मृतकों की संख्या। सऊदी अरब में 42 भारतीयों की मौत, बस में जिंदा जले तेल के टैंकर से टकराई बस। और रूस से देश लाया गया भारतीय छात्र अजीत का शव, अलवर में हुआ अंतिम संस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रामपुर से अहम खबर सामने आ रही है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान किया। अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार दिया गया। अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दर्ज कराया था इस मामले का केस। तो 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार दिया गया है, 7 साल की सजा। आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दर्ज कराया था केस। रामपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान किया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार दिए गए हैं। 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को भी मुकर्रर की गई है। आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दर्ज कराया था केस और अब इस केस में आज सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 2 पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं अब्दुल्ला आजम और पिता आजम खान। तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान किया है, सजा सुनाई है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 7 साल की सजा का कोर्ट ने 7 साल की सजा मुकर्रर की है। तो रामपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 पैन कार्ड के मामले में 2019 में आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था और अब इस केस में आज सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला जो है सुनाया गया। इस फैसले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए किया है। तो 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे। तो भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में केस दर्ज कराया था और इस केस में अब सजा का ऐलान हुआ है। रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे, मुरैना से अहम खबर है। मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। कैलारस में बड़ा हादसा हुआ है। क्वारी नदी में डूबे 2 युवक, रेस्क्यू फिलहाल जारी है। कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी की क्वारी नदी में यह हादसा हुआ है। टेंट के कपड़े धोने गए 3 युवक नदी में बहे। 1 युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 युवक लापता हो गए। तलाश उनकी जारी है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। टेंट के कपड़े धोने गए 3 युवक क्वारी नदी में बह गए। इस दौरान 1 युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 युवक अभी भी लापता हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से अहम खबर, कैलारस में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, कुंवारी नदी में डूबे 2 युवक जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी की क्वारी नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, टेंट के कपड़े धोने गए 3 युवक नदी में बहे। इस दौरान 1 युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से। ये अहम खबर, टेंट के कपड़े धोने गए 3 युवक नदी में बहे हैं। क्वारी नदी में बहने से 2 युवक लापता हुए हैं। 1 युवक को सकुशल निकाल लिया गया है। 2 युवकों की तलाश में ऑपरेशन रेस्क्यू चलाया जा रहा है। 2 युवकों की खोजबीन लगातार की जा रही है। कैलारस में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। मुरैना से अहम खबर, कैलारस में बड़ा हादसा सामने आया। 3 युवकों के डूबने की खबर सामने आई। हालांकि 1 युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 2 युवक अभी भी लापता हैं। टेंट का कपड़ा धोने गए थे ये तीनों युवक। इस दौरान तीनों क्वारी नदी में बह गए। 1 युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से, जहां हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, जहां एक प्रेमी दंपति ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके मिले हैं। घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को शव सौंपने और भाई को सामान देने की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनका अंतिम संस्कार एक ही कफन में और एक ही चिता पर किया जाए। नोट पर दोनों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। धारूहेड़ा पुलिस ने रविवार को दंपति का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों के शवों को एक सजी हुई शव वाहिनी से शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरपानी गांव के रहने वाले राजकुमार और उनकी पत्नी ने वर्ष 2020 में प्रेम विवाह किया था। करीब 6 साल से विवाहिता
आपको बता दें, विवाहित ये दंपत्ति संतान न होने के कारण मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। परिजनों ने बताया कि रोजगार की तलाश में राजकुमार और हाली रेवाड़ी के धारूहेड़ा में रहने लगे थे। राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि शुक्रवार रात दोनों एक शादी की सालगिरह कार्यक्रम में शामिल हुए थे और करीब 1 बजे घर लौट आए थे। शनिवार सुबह राजकुमार ने परिवार के साथ नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया। लगभग 10 बजे जब महेंद्र उन्हें बुलाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि दोनों फंदे पर लटके हुए थे। महेंद्र ने बताया कि राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी देखने पर पता चला कि रात को उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। एक लड़का लड़की थे दोनों, 6 साल से शादी करी हुई है दोनों ने, और दोनों ने इकट्ठा एक ही फंदा में फांसी लगा ली। और इन्हें सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे अर्थी को एक साथ ले जाया जाए, हमारा अलग ना किया जाए, और हमारा दाह संस्कार भी एक जगह एक साथ किया जाए। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। तो मैंने माता पिता से कह के और इनकी सहायता करके और दोनों का जो आत्मिक शांति के लिए है वो मैंने इकट्ठा ही इनका करवाने का प्रयास किया है। अब सर उनका वातावरण कुछ वैसा अपने सामने हुआ नहीं है, और उन दोनों के बीच में जो ही हुआ हो बातचीत किसी प्रकार की, तो वो हम लोगों को मालूम ना है। वे तो परमात्मा जाने, वो दोनों जाने। झगड़ा होता था नहीं, वैसा झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। वातावरण हो जाता, अपन ने समझा दी, क्या कोई बात ही नहीं हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अंबाला से, जहां महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि लाल किले पर जो धमाका हुआ है ये कश्मीर की आवाज है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला। विज ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती मुबारक लाल किले पर हुए आतंकी हमले पर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं तो वह उग्रवाद का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी उग्रवाद का समर्थन किया है, इसलिए वास्तव में ये उग्रवाद की मां है जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज़ बता रही हैं। और अनिल विज ने भड़कते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि कश्मीर की आवाज़ सुनाने के लिए देश में जगह जगह बम विस्फोट करेंगे। इसी के साथ अनिल विज ने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से इस देश की भावनाओं के विरुद्ध बात कर रही हैं। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मौजूद था, जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बुला रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला के नजदीक गांव में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस को बार बार किसानों ने इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से उनके खेत से मोटर की चोरी होती है। पिछले 4 दिनों में पटियाला के नजदीक क्षेत्र से करीब 40 मोटर चोरी हो चुकी हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। किसानों ने कहा कि अब केवल चोर जो है चोरी को रोकने के लिए वह रात को खेत में पहरा लगा रहे हैं, जिससे चोरों को पकड़ा जा सके। वहीं दिन में अपने खेत में खेती का कार्य कर रहे हैं। अगर पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जाती तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲੇ ਗੱਲੇ ਮੋਟਰ ਦਾ 15 ਤੋਂ 18 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਗੱਲੇ ਗੱਲੇ ਮੋਟਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆ 12 15 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਲੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ
छत्ता पाड़ के ताले तोड़ के ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਤ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਪ ਜੀ 6 ਗ੍ਰਿਪ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਤੋੜੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं की थी जी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से है, जहां इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां अंतागढ़ ब्लॉक चर्रे मर्रे जलप्रपात में घूमने आए एक युवक के डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से गोताखोरों के द्वारा देर रात तक डेड बॉडी की खोज करते नजर आए, परंतु डेड बॉडी नहीं मिली, जिसके बाद से स्थानीय प्रशासन गोताखोरों के साथ पहुंचकर डेड बॉडी की तलाश करने में जुटी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां लक्सर की समितियों पर डीएपी खाद पहुंच तो गई, मगर मात्रा कम होने के कारण 24 घंटे के भीतर ज्यादातर समितियों के गोदाम खाली हो गए हैं, जबकि 20% किसान भी अभी डीएपी नहीं ले सके हैं। उधर इस महीने में इफ्को से डीएपी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसका असर गेहूं की बुआई पर पड़ना तय है। अभी रबी की फसल का बुआई का समय चल रहा है, इसमें किसान खासकर गेहूं उगाते हैं। हरिद्वार में गेहूं की बुआई 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट खाद न मिलने की वजह से गेहूं की बुआई पीछे हो रही है। किसान महक सिंह, आजाद सिंह, शिव कुमार सिंघल ने बताया कि गेहूं बीते समय बीज के साथ डीएपी खाद भी इसमें पड़ती है। ज़्यादातर किसान खाद अपनी सहकारी समितियों या गन्ना समिति से लेते हैं, पर समितियों में सितंबर महीने से ही डीएपी खत्म था, दुकानों पर भी ये नहीं मिल रही है, जिसके कारण गेहूं की फसल जो है उसकी बुआई लेट हो रही है। हमने को अब की बार डीएपी की मांग 15,000 कट्टों की भेजी थी, परंतु इसके सापेक्ष में केवल 4,400 कट्टे हमें प्राप्त हुए। ये बृहस्पतिवार से प्राप्त होने लगे थे, बृहस्पति, शुक्र, शनि और आज सोमवार तक मेन गोदाम पर समाप्त हो गए हैं कट्टे। आगे रिमाइंडर दिया जाएगा, इफ्को वालों से बात की जा रही है, जब रैक लगेगी फिर खाद उपलब्ध हो जाएगा। अगला हफ्ता बता रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते, उसमें दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रैक लग जाएगी दूसरी। नई एनपीके हमारे को उपलब्ध है, यदि किसान गन्ना बोना चाहते हैं तो एनपीके ले सकते हैं। एनपीके डीएपी से ज्यादा बेटर। तो जब गेहूं बोवा, गेहूं के टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, ना सरसों के टाइम पर डीएपी मिला, उनका गन्ना बुआई पर नहीं मिलती, बताओ कैसी सरकार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, बुजुर्ग से साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। मुनाफे के झांसे में आकर बुजुर्ग ने गंवाई अपनी गाड़ी कमाई। बुजुर्ग को ट्रेनिंग देने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, डमी ऐप डाउनलोड कराकर मुनाफा दिखाया। ठगों ने अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए 50 लाख रुपए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो डमी ऐप डाउनलोड कराकर मुनाफा कमाने का लालच देकर बुजुर्गों को ठगा है। ठगों ने अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए 50 लाख रुपए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बुजुर्ग से साइबर ठगों ने ठगी की है। तो नोएडा से अहम खबर, बुजुर्ग से साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। मुनाफे के झांसे में आकर बुजुर्ग ने गंवाई अपनी गाढ़ी कमाई।
बुजुर्ग को ट्रेनिंग देने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप पर जोड़ा डमी ऐप डाउनलोड कराकर मुनाफा दिखाया। ठगों ने अलग अलग बैंक खातों में 50 लाख रुपए जमा कराए। और अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बुजुर्ग से साइबर ठगों ने इस ठगी की घटना को अंजाम दिया है और मुनाफे का झांसा देकर 50 लाख बुजुर्ग से ट्रांसफर कराए अलग अलग खातों में। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, फोन कॉल पर साइबर ठगों ने 83 लाख रुपए की बुजुर्ग से ठगी की है। बुजुर्ग को ट्रेनिंग देने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप से ग्रुप से जोड़ा था। वही बुजुर्ग से ठगी कर ली गई। उसके बाद जब बुजुर्ग को पता पड़ा तो उन्हें साइबर थाने में जाकर के उसने शिकायत की है और पुलिस द्वारा मुकदमा लिख लिया गया है। इस पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए गए 50 लाख रुपए। लेकिन नगर नॉलेज पार्क निवासी शैलेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। मनोज, हाँ बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुजुर्ग से साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। मुनाफे के झांसे में आकर बुजुर्ग ने अपनी गाड़ी कमाई गंवाई है। नोएडा से खबर आपको दिखा रहे, बुजुर्ग से साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। बुजुर्ग को ट्रेनिंग देने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ग्रुप से बुजुर्ग को जोड़ा, उसके बाद डमी ऐप डाउनलोड कराकर मुनाफा दिखाया। फिलहाल देश की बात में वक्त के अहम ब्रेक का जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अहम खबर है, जहां बेखौफ युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल सामने आया है। बाइक सवार 3 युवकों पर दबंगों ने हमला बोला है। युवक को बेरहमी से लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया है। युवकों को 5 दबंगों ने जमकर पीटा है। इस दौरान युवक घायल हो गया। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवकों को घायल किया है। युवकों पर हमला बोला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र के खडौली गांव की यह घटना है। तो युवकों को 5 दबंगों ने जमकर पीटा है। पुरानी रंजिश में दबंगों ने लाठी, डंडे और रॉड से हमला बोला है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खडौली गांव की घटना है। बेखौफ युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मरणासन स्थिति में इन बेखौफ दबंगों ने पहुंचाया है। सरे राह गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बाइक सवार 3 युवकों पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवकों को 5 दबंगों ने जमकर पीटा है। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवकों पर हमला बोला है। तो बेखौफ युवकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। युवकों को 5 दबंगों ने
जमकर पीटा है, जानलेवा हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक पर 3 सवार युवकों के साथ कुछ लोग मार पिटाई कर रहे हैं। ये मामला थाना कंकरखेड़ा का बताया जा रहा है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया था। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। ये घटना 6 नवंबर की है। इसमें युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता यात्रा झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी लगातार चुनाव जीतकर आम जनता के लिए काम कर रही है। धरती पर आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो साथ में यह भी वंदे मातरम गीत के गान के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह भी मनाया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भी चल रहा है। तो अभियानों के क्रम में आज झांसी आने का मौका मिला है और इसे मैं सौभाग्य समझता हूं, जहां कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में महिला और उसकी 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दी गई है, जिसमें उसकी उपचार के दौरान भी मौत हो गई। सुबह घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दौड़कर दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। मां और दोनों बेटियां आग की लपटों में बुरी तरह से झुलसी हुई थी। तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई और तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सीएचसी में डॉक्टरों ने मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया। दूसरी बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे झांसी भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस के अनुसार परिवार में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। शुरुआती जांच में ये पारिवारिक कलह की वजह से आत्मघाती कदम उठाया गया प्रतीत होता है। सूचना पर कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से साक्ष्य जुटाए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी वैज्ञानिक जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
आज दिनांक 17 नवंबर 2025 को पूंछ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाड़ी में एक महिला तथा उसके 2 बच्चों की आग से जलने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें सीएचसी पूंछ लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा जांच के उपरांत महिला तथा उसकी एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया तथा दूसरी बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जांच के लिए झांसी रेफर किया गया, जिसके दौरान उपचार मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर कोतवाली पूंछ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए माजिद अरमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, गृह कलेश में ये घटना सामने आई है, मां और 2 बच्चियों समेत खुद को आग के हवाले कर लिया और ये हृदय विदारक घटना निश्चित रूप से सभी को झकझोर कर रख दिया है। कैसे ये घटना घटित हुई है? जी हाँ, यहाँ आपको बता दें कि मामला पूंछ कोतवाली क्षेत्र के दाड़ी गांव का है, जहाँ पर एक मां ने अपने बच्चों के साथ मिट्टी के तेल डालकर आग लगा दी, जिसमें दोनों बच्चों की मौत हो गई, मां की भी मौत हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि ये घर के गृह क्लेश के चलते ये मामला बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार उनके परिवार में कलेश चल रहा था, जिसको लेके आज जो है महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिससे अपने दोनों बच्चों सहित उन्होंने आग लगा के आत्मदाह कर लिया। हालांकि मौके पे पुलिस से पहुंच गई है और शव को पंचनामे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम लगा दी गई है और साक्ष्य जुटाने के कार्य शुरू हो गए हैं कि आखिर किस तरीके से किसने इसको मारा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसको आग लगाई हो और मार दिया हो। बहरहाल पुलिस मौके पे हो, पुलिस का कहना यह है कि इसमें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या मामला है। जी हाँ बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मां ने अपनी 2 बच्चियों के साथ खुद को आग के हवाले कर लिया। मां और एक बच्ची की तत्काल मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची के इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। तो गृह कलेश में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है, परिजनों से भी पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के बिल्ली स्थित कृष्णा माइनिंग खदान हादसे में 5 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 52 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम लगातार मलबे को हटाने में जुटी है। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि रेस्क्यू अपने अंतिम चरण में है और जल्द आखिरी शव को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। घटना के बाद माइंस संचालक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है। इस हादसे ने खनिज विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिले में सैकड़ों खदानें बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रही हैं। सोनभद्र में खनन सिंडिकेट का दबदबा इतना मजबूत बताया जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ का अवैध खनन खुलेआम जारी है। यह हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है।
लगा तो सब गलत है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। 1 बॉडी अभी और मिलने की आशंका, इसकी तलाश जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो अपने आप को और एक की तलाश और है जो हम लोगों को आशंका है कि एक और हो सकती है। इसके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा से, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अरबई गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना घटित हुई। खेलते खेलते तालाब में गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान हर्ष गुप्ता पुत्र जयपाल गुप्ता के रूप में हुई है। यह हादसा रविवार की शाम करीब 4 बजे हुआ है, जब हर्ष खेलते हुए अचानक तालाब में गिर गया। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रात भर तालाब में खोजबीन शुरू की, लेकिन अंधेरे के कारण कल रात उसका शव नहीं मिल सका। आज सुबह लगभग 8 बजे गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव आखिरकार तालाब से बाहर निकाला जा सका। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी है। जो है कि धान की कटाई कर रहे थे, धान की कटाई में साथ में था ही, तो आपके पास ही तो है यहीं पे, इसकी वजह से जो है वही तालाब पे गया। अब क्या हुआ अब इसका नहीं बता। क्या नाम था बच्चे का? अंशु। कितनी उम्र रही होगी? 12 साल। कितने भाई थे? 2 भाई। क्या करते थे माँ बाप में? पिताजी किसानी कर रहे थे। और इस बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। नाबालिग छात्र ने लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग छात्र ने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही छात्र के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का लगाया आरोप। मारपीट के समय कोचिंग में था नाबालिग छात्र, परिजनों ने यह बात कही। मुकदमे में नाबालिग छात्र का नाम किया गया शामिल, परिजनों ने यह जानकारी दी। पुराने विवाद के चलते नाबालिग छात्र को फंसाने का आरोप। नाम हटाने के एवज में विवेचक मांग रहा रुपए, परिजन ने जानकारी दी। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दूसरे पक्ष के द्वारा धमकी दिए जाने का मामला, धमकी दिए जाने का आरोप। नसीराबाद के पूरे मियां गफूर काजीपुर तिलियानी का यह पूरा मामला है। नाबालिग छात्र ने लगाई न्याय की गुहार। छात्र के साथ ही परिजनों ने भी एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली से अहम खबर, नाबालिग छात्र ने न्याय की गुहार लगाई। छात्र के साथ परिजनों ने भी एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप परिजनों ने लगाया। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, एक नाबालिग बच्चे और उसके परिजन ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाकर ये अपील की गई है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के है, जहां पे बीते दिनों जो है दो पक्षों में जम करके मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते मारपीट हुई थी, जिसमें जो है पीड़ित की तहरीर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोप लगाते हुए बताया है कि जो है जो हमारा जो बेटा है, नाबालिग बेटा, उसको भी पुलिस ने जो है मुकदमा लिखे जाने की बात कह रही है। हालांकि जो है जब मारपीट हुई थी तब वो जो बेटा था वो कोचिंग
में पढ़ाई करने गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस के द्वारा जो है उस पर नाम जो है लिखा जा रहा है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार ने जो है आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है और इस पूरे मामले पे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। हाँ बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकदमे में नाबालिग छात्र को फंसाने का आरोप लगा है। छात्र के साथ परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही विवेचक के द्वारा नाम निकालने के एवज में धन की मांग की जा रही, पैसे की मांग की जा रही, ये भी आरोप परिजनों ने लगाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर रविवार को देर रात पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए मंगरोला निवासी अशोक कुमार तथा नगर के रेहरा अड्डा निवासी लोकेश कुमार अग्रवाल के परिजनों से मिलकर दिलासा दिया। उन्होंने कहा यह घटना केंद्र सरकार की फेलियर है। आतंकी 10 घंटे तक कार लेकर घूमते रहे और कहीं चेकिंग तक नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष रविवार देर रात पहले खाद्य व्यापारी लोकेश अग्रवाल के परिजनों से मिले और कहा कि 10 नवंबर की शाम हुई दिल्ली ब्लास्ट की यह घटना बेहद दुखद है। 13 लोगों की ब्लास्ट में मौत की बात उन्होंने कही, जबकि कई लोग घायल हैं, उपचाराधीन हैं। इस तरह की घटना होती तो सरकार से मृतक आश्रितों को परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा मृतकों को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मंगरोल निवासी अशोक कुमार के घर पहुंचे। अशोक की पत्नी सोनम और मां सोमवती से मिलकर सांत्वना दी। अशोक के 3 बच्चों को दुलारा और सोनम ने कहा कि उसके पति अशोक डीटीसी बस में संविदा परिचालक थे और घर की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए सुबह एक कंपनी में गार्ड की नौकरी भी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस अवसर पर पूर्व सांसद दानिश अली, जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया, सचिन चौधरी, ग्राम प्रधान सोमपाल सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। और इस बीच कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। कन्नौज से ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जेल में दाखिल होने जा रहा बंदी फरार। कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जेल गेट के पास से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। लड़की भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। कोर्ट से सजा मिलने के बाद जेल जाते समय हुआ फरार। बंदी फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बंदी फरार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जेल में दाखिल होने जा रहा बंदी फरार हुआ। कन्नौज से खबर आपको दिखा रहे हैं, जेल गेट के पास से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ बंदी। कन्नौज से अहम खबर, जेल में दाखिल होने जा रहा बंदी दाखिल होने से पहले फरार हो गया। जेल गेट के पास से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ बंदी।
लड़की भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने पकड़ा था। कोर्ट से सजा मिलने के बाद जेल जाते समय फरार हुआ। बंदी फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल में दाखिल होने जा रहा बंदी फरार हुआ है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जेल में बंद होने जा रहा बंदी जो है जेल में जाने से पहले ही फरार हो गया, पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल बता दें, ये बंदी एक लड़की को भगाने के मामले में इसको पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश करने के बाद इसकी रिमांड मिली थी, जिसके बाद दो पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड, ये बताया जा रहा है, मोटरसाइकिल पर इसको बैठाकर जेल में दाखिला कराने के लिए ले जा रहे थे। अभी अचानक उस मोटरसाइकिल खराब होती है और यही ये जो बंदी था बड़ा खासे किस्म का था। ये वहां पर पुलिस कर्मियों को इसने बातों में उलझा लिया और अपना जो हाथ में बंधा हुआ था उसको ढीला कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। जो गाँव वाले सूत्र हैं वो ढीला कर दिया और उसी का फायदा उठाकर, बातों बातों में बताकर, उसी का फायदा उठाकर ये बंदी वहां से फरार हो गया है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले हमारी कन्नौज के पुलिस कप्तान से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मामला आया है और जो बंदी फरार हुआ है उसके लिए हम लोग की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो सामने आई वो अपने आप बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि आज इस तरह का ये मामला जो सामने आया, जिस तरह से कोई बंदी था वो जेल के गेट से ही बड़े ही आराम से फरार हो जाता है और पुलिस इस तरह की लापरवाही करती है, तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि ये जो लापरवाही है ये बड़ी लापरवाही है और ये भविष्य में ना हो इसके लिए भी पुलिस को सोचना चाहिए। जी महाराज। हाँ बिल्कुल अमित मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लड़की भगा ले जाने के मामले में पकड़ा गया था ये आरोपी और कोर्ट से सजा मिलने के बाद जेल ले जाते समय जेल के गेट्स पर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। तो बंदी फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार बंदी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अहम खबर सामने आ रही है। अंबिकापुर से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू का 20 नवंबर को अंबिकापुर दौरा प्रस्तावित। जनजाति गौरव दिवस के समापन समारोह में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। राष्ट्रपति के सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने संभाली कमान। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने कमान संभाली है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनजाति गौरव दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का 20 नवंबर को अंबिकापुर दौरा प्रस्तावित। जनजाति गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। इतिहास में दूसरी बार अंबिकापुर में राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है।
मैं आपको बता दूं 20 नवंबर को राष्ट्रपति जी का आगमन होगा और ये अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा। उनके आगमन को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है मैं आपको दिखा दूं। ये पीछे ये मंच है, ये मुख्य मंच है, यहीं राष्ट्रपति जी स्टेज को संबोधित करेंगी। उसके बाद का सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनके लिए एक अलग स्टेज बनाया गया है, यहाँ पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी। और इसके साथ ही इतना ये डोम जो है इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ 25 से 30 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ ही 2-4 डोम और भी बनाया जा रहा है। जो लोग सामने से इस कार्यक्रम को नहीं देख पाएंगे वो LED स्क्रीन के माध्यम से उस कार्यक्रम को देखेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज के पारंपरिक संस्कृति को स्टॉल के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये जो स्टॉल आप सामने देख रहे हैं इसमें प्रदर्शनी लगेगी, वो तमाम आदिवासी समाज के जनजाति किस प्रकार से कैसे उनका रहना है, पुराने हिस्ट्री जो बोले जाते हैं उसमें पूरे देखेंगे। और राष्ट्रपति जी वहां जाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समापन के रूप में अंबिकापुर में राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। और ये बहुत ही अंबिकापुर में अभी तमाम देखा जा रहा है कि DGP का भी दौरा हो रहा है, बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं, वो कार्यक्रम का पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होती है। उनके कार्यक्रम में छोटी सी भी चूक नहीं देखने को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो तमाम एजेंसी यहाँ लगी हुई है। और SPG की टीम भी आ गई है, यहाँ मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही पूरे शहरों का निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं से कोई खतरा ना दिखे। और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए तमाम वो एजेंसियाँ लगी हुई हैं। विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नौनहरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात मिले गौमांस के मामले में फरार चल रहे शातिर गौ तस्करों की तलाश के दौरान पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना मिली थी कि ग्राम बरार के सिवान में गौ तस्करी से जुड़े आरोपी शेष बचे गौमांस अवशेष को दफनाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर नौनहरा थाना प्रभारी व पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया, जबकि 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 315 बोर तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक फावड़ा तथा गौमांस अवशेष बरामद किया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करी जैसे अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। नौनहरा पुलिस जो कि अपराधियों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुई थी, वो उनकी तलाश में रात में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे और बीच में उनके 2 बोरे उन्होंने लाद रखे थे, आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को सामने खड़ा हुआ देखकर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जो है मोड़ के भागने का प्रयास किया। लेकिन इसी क्रम में जब मोटरसाइकिल गिर गई तो दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। पुलिस उसके जाके जब पास जाके देखा तो उन दोनों बोरों में मांस था। पुलिस ने उसका जब लैब टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि ये प्रतिबंधित पशु का मांस है, जिसको वो लोग ले जा रहे थे। इस संबंध में थाना नौनहरा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।